मानबाई आपका याद रख लेना, ये मानसिंह की बहन है, यानी ये भी कहाँ से है, मानसिंह की बहन, यानी मानसिंह की जो बुआ है उनकी शादी हुई अकबर से, और मानसिंह की जो बहन है उनकी शादी हुई किससे, आपका जहांगीर के पुत्र खुसरो से। ठीक है, दूसरी बात मानबाई के पुत्र हो गए, एक बात याद रखें। और मानबाई जो है याद रख लेना, मानबाई जहांगीर की पहली पत्नी है, जहांगीर की पहली पत्नी, फर्स्ट वाइफ ऑफ जहांगीर, फर्स्ट वाइफ ऑफ जहांगीर। दूसरे पुत्र का वर्णन जो गद्दी संभालता है बाद में, इसका नाम है खुर्रम, गद्दी पे यही बैठेगा, खुर्रम कहें, यही खुर्रम जो है आपका कल की क्लास में आप इसको पढ़ेंगे, शाहजहां। खुर्रम की माँ का नाम था जोधाबाई, लेकिन ये जोधाबाई आप कंफ्यूज ना होना कि क्या आमेर की, नहीं, ये जोधाबाई थी आपका कहाँ की, क्योंकि नाम तो कॉमन हो सकते हैं ना, ये जोधाबाई थी आपका उदयपुर की, उदयपुर की। ठीक है, तीसरा जो पुत्र है उसका नाम है परवेज, परवेज, ये सब हम क्या लिख रहे हैं कि मदर नेम है, माता, माता है इनकी परवेज। परवेज की जो माँ का नाम है वो है साहिब ए जमाल, साहिब ए जमाल, ये भी जहांगीर की एक पत्नी थी। और चौथे पुत्र का नाम है सहरयार, सहरयार, इसको लेकर के भी सियासत होगी, हम आज की क्लास में आपको बताएंगे, सहरयार। और सहरयार की माँ के बारे में कहते हैं कि इनकी माँ एक दासी थी, दासी का मतलब जो आपका महलों में काम करती हैं, या अपने शौक के लिए आप जानते हैं बहुत सारे जो राजा थे वो स्त्रियों का अपहरण कर लेते थे, मुगलों में बहुत सारे शासक रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया था इनके यहाँ पर हरम चलता था। हरम का मतलब जितनी भी सुंदर लड़कियां इन सबको लगती थी कि भाई ये सुंदर लड़कियां हमारे हरम में होना चाहिए, वो इनको रखते थे वहाँ पर सबसे, तो वहीं हरम की एक स्त्री से पैदा हुआ है सहरयार। तो इन चार पुत्रों का वर्णन मिला, खुसरो इसका बेटा है, मानबाई का पुत्र है। ठीक है, सबसे बड़ा बेटा यही है। तो मुझे बताओ, आपका जैसा कि प्रथा चली आ रही है, तो जहांगीर के बाद गद्दी पे कौन बैठना चाहिए, जहांगीर के बाद गद्दी पे कौन बैठना चाहिए, तो खुसरो बैठना चाहिए। इतना थोड़ा सा अब अतिरिक्त बातें मत किया करो, मैं तुम्हें देखता हूँ कुछ कहते हैं सर मेरा नाम ले लो प्लीज, तो मानबाई कौन होगी, जहांगीर की पहली पत्नी। अब जहांगीर है एक नंबर का शराबी आदमी, क्योंकि कहते हैं जहांगीर को बचपन से ही विलासिता का जीवन और शराब की आदत लगी। अब वो इतना ज्यादा शराबी है कि उसकी आदतों से परेशान होकर के मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। तो पूछा जाए जहांगीर की किस पत्नी ने उसकी आदतों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी, तो वो मानबाई ही है। याद रखना, क्या बोलोगे, इसने आत्महत्या कर ली थी। अब आपको याद रखना इसने सुसाइड क्यों किया, इसने आत्महत्या कर ली। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इससे शादी हुई थी तो इस समय इसको टाइटल दिया गया था मानबाई को, इसकी उपाधि है शाह बेगम, शाह बेगम, शाह बेगम। जहांगीर की किस पत्नी की जो उपाधि है वो शाह बेगम थी, तो वो मानबाई है। ठीक है, तो इसका जो फैमिली जहांगीर की, तो वहां पर भी वो जाता था। 1612 का विवरण मिलता है कि आपका जहांगीर ने रक्षाबंधन को मनाया और अपने हाथ पर राखी बंधवाई थी उसने 1612 में जहांगीर में। तो जहांगीर के बारे में कुछ विरोधाभास भी हैं, यानी कि वो कभी कभी तो ऐसा समझिए कि हम कह सकते हैं कि वो एक निरंकुश व्यक्ति की तरह शासन करने लग जाता है, उसके निर्णय एक निरंकुश व्यक्ति की तरह दिखते हैं, लेकिन ज्यादातर उसके शासन में जो डिसीजन दिखाई देते हैं वो उदार डिसीजन दिखाई देते हैं। मतलब वो किसी छोटी चीज पर भी बहुत बड़ी सजा बोल सकता था कभी कभी, और कभी बहुत बड़े अपराध को भी माफ कर सकता था। तो इस तरह का जहांगीर का आपका कैरेक्टर रहा। हम सब करें समझ में आया थोड़ा उसका कैरेक्टर किस तरह का था, तो आप कहेंगे थोड़ा भैया विरोधाभास ही है, एक मिक्स कॉन्ट्रास्ट है उसका जो कैरेक्टर है। तो उसी जहांगीर की शादी तो 7 वर्ष तक जब उसके बच्चा नहीं हुआ तो अकबर मिन्नतें मांगने लगा सब जगह जाकर के, और कहता है कि मैं जो है जब भी मेरा बच्चा होगा तो मैं जाकर के वहां पर अजमेर शरीफ में जियारत करूंगा, यानी कि पैदल जाऊंगा मैं दिल्ली से, आगरा से मैं पैदल जाऊंगा। तो कहते हैं कि भाई आपका जो आगरा में थे, आगरा में जो संत थे जिनका नाम है शेख सलीम, तो सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्त हुआ, यानी कि मरियम उज जमानी यानी जोधाबाई अंतिम दिनों में आपका जब उन्होंने अकबर को जन्म दिया तो कहां पर थी वो, आपका तो वो थे आपका कहां पर, याद रखना शेख सलीम के यहाँ पर। इसीलिए उन्होंने नाम भी क्या रखा अपने पुत्र का, सलीम। और साथ में शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ, तो अकबर उसको बोलते भी शेखू बाबा थे, शेखू बाबा। ये अन्य नाम भी लिख लेना इधर किनारे पे, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी पूछ ले जाते हैं। लिखना जहांगीर के बचपन का नाम, जहांगीर के बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम ऑफ जहांगीर। 1599 में कहीं किनारे पे लिखना, 1599 में इसके दिमाग में सनक आई कि भाई जो है मैं अब मतलब मुक्त जीवन जीऊंगा, मुझ पर किसी का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। उस समय इसको अजमेर में पोस्टिंग मिली हुई थी, तो 1599 में ये अजमेर से इलाहाबाद भाग गया बिना अकबर को सूचना दिए, अजमेर से इलाहाबाद भाग गया, यानी कि प्रयागराज भाग गया। कहाँ भाग गया, इलाहाबाद भाग गया 1599 में। ठीक है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अकबर को पता चलता है इस बारे में कि ये भाग चुका है, तो अकबर बहुत सारे प्रयास करता है, और यहाँ पर भेजता अकबर किसको, इसकी हत्या करवाई थी मैंने कल बताया जहांगीर ने, तो अकबर भेजता है यहाँ पे अबुल फजल को, तो जाकर के लड़के को मना के लेके आओ, लड़का थोड़ा सा हमारा हमसे रुष्ट हो गया है, हमारा बच्चा बेटा, तो वो मनाने जाता है। अब वो तो अपनी सनक में, अच्छा तुम मुझे जीने नहीं दोगे चैन से, वो भी राजकुमार, उसने बोला इसको हटाओ रास्ते से अबुल फजल को, तो अबुल फजल की हत्या करवा दी वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। और वीर सिंह बुंदेला को बाद में जब वो गद्दी पर बैठा तो उसको एक उच्च पद दिया था, मनसब बनाया था, उच्च अधिकारी बनाया उसको। अब यार अकबर सोचे यार बड़ा कमाल का आदमी है, हम तो समझाने के लिए भेज रहे हैं। इस समय अकबर बिजी था, मैंने आपको बताया था 1601 में अकबर कहां पर अभियान कर रहा था, असीरगढ़ में, तो उन दिनों की बात है। तो पहले ये बात चलती रही, 1-2 साल अकबर बिजी रहा अपने, ये अपने आराम से मुक्त जीवन जीता रहा। तो बाद में क्या है, इसको समझाया सलीमा बेगम ने। हुई सलीमा बेगम, सलीमा बेगम बैरम खान की पत्नी, याद है सलीमा बेगम, सलीमा बेगम दरअसल में तो बाबर की पोती ही थी, और शादी कर ली थी, मैंने कहा था ना आपसे कि बैरम खान एक सिया पर्सन था, सिया था, लेकिन जैसे ही उसकी शादी मुगल साम्राज्य मुगल वंशजों से यानी कि सुन्नियों से हुई तो सुन्नी खिलाफ हो गए बैरम खान के। ठीक है कि भाई ये व्यक्ति अपने अधिकार को बढ़ाता जा रहा है, राज परिवार से अपने संबंध बढ़ा रहा है, याद है। तो आप कहेंगे हाँ जी सलीमा बेगम, जिस बैरम खान के मरने के बाद में और शादी कर ली थी अकबर ने। तो सलीमा बेगम जो है आपका इंटेलेक्चुअल लेडी थी, एक विदुषी महिला थी, और मुगल साम्राज्य में ये कहते हैं कि उसके डिसीजंस जब कोई पेच फंसता था या राजा या मंत्री भी सलाह लेते थे तो सलीमा बेगम से सलाह लेते थे, क्योंकि सलीमा बेगम का जीवन रहा बैरम खान के साथ में, और बैरम खान मैं आपको बता ही चुका हूं कितना कूटनीतिक व्यक्ति था, यानी मुगलों को तो जो मुगल खो चुके थे वो वापस उन्होंने बैरम खान की वजह से पाया, और नहीं तो इनके तो हालात नहीं थे ना, अकबर तो छोटा बच्चा था, वो क्या वापस पाता। हुमायूं के हालात आप जानते ही हैं, तो हुमायूं भी क्यों सक्सेस हो पाया वापस, बैरम खान की वजह से। तो वो एक मतलब आपका विदुषी महिला थी, तो उस सलीमा बेगम की बड़ी इज्जत और हम कहीं सम्मान था दरबार में, तो सलीमा बेगम गई, सलीमा बेगम जाकर के समझाती हैं आपका किसको, तो सलीमा बेगम आप एक तरह से समझिए माही लगी जहांगीर की, तो पत्नी तो है ही अकबर की। तो वहां पे जाकर उसने समझाया कि नहीं बेटे पिता से ऐसे नहीं आपको बर्ताव करना चाहिए, गद्दी तो तुम्हारी है, मुक्ति रहोगे तुम अकबर, तो अब तुम जानते हो अपनी वृद्धावस्था में है, तो तुम्हें तो सब कुछ संभालना है, और इस तरह से तुम रुष्ट हो जाओगे तो बाकी सरदार जो है उसका फायदा उठाएंगे, वो अकबर के करीबी हो जाएंगे, कल से तुमसे अधिकार सारे छीन लिए जाएंगे, तब क्या होगा। तो कहते हैं उसकी समझ में चीजें आती हैं, और वो तैयार हो जाता है कि ठीक है डैडी के पास चलेंगे, और डैडी के पास चलेंगे तो वो डैडी से आकर के माफी मांगता है। अकबर ने कहा मेरे बेटे कम टू मी, उसको हक किया, गले लगाया, बोले बड़ा नालायक तो है तू, पर क्या करें, तो कुछ कह नहीं सकते हम। मनी मन में बोला होगा अकबर क्या करे, अच्छा ठीक है कोई नहीं, ऐसे तो उठाते माँ बाप की लाचारी का फायदा लोग। अब फिर थोड़े दिन रहा, बोला यार यहाँ तो ये लोग काम वाम करवाते हैं, इस जागीर को देख लो, जागीर को देख लो, फिर से चला गया। अब सलीमा बेगम के द्वारा इसको फिर बुलाया गया, फिर समझाया इसको, तो कहते हैं फाइनली जब इसकी दादी की मौत हुई, इसकी दादी कौन है, हुमायूं का दादा है, हुमायूं की पत्नी,
हमीदा बानो की डेथ पर ये आया और कहते उसके बाद फिर इसने कोई विद्रोह नहीं किया, कोई मनमानी नहीं की, और क्योंकि उस समय पे अकबर एकदम से जीर्ण अवस्था में था, तो इसको दिख गया कि अब तो शासन मैं ही चलाऊंगा, अब इधर उधर भागने से मतलब नहीं है, दिल्ली के बादशाह होने का नंबर आ चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। पहला प्रयास किसके द्वारा इसको समझाने का? सलीमा बेगम, इसकी माँ के द्वारा, ऐसे समझिए, माँ का मतलब सौतेली माँ, ऊपर आगरा आ गया और फिर वहाँ पर सेटल हो गया। शासन के बारे में मैं इसको बता चुका आप सब लोग, जहांगीर इन 1606। अब दरअसल में था क्या, अब क्योंकि मैं तुम्हें बता बहुत कम उम्र से शराबी प्रवृत्ति का व्यक्ति था जहांगीर, मतलब एकदम से तुम कह सकते हो नशेड़ी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और कोई शासन वासन उसने बहुत मजबूत भी नहीं चलाया, अभी आप धीरे धीरे समझ जाओगे। तो जो खुसरो है, खुसरो का मामा कौन है मुझे बताओ जरा। खुसरो की माँ है मानबाई और मामा है मानसिंह। अब मानसिंह आप जानते हो अकबर के समय से ही आपका उनको अपॉइंट ही हुए 7000 के मनसब पर, तो एक बड़ी सेना को लीड करते थे। तो इन्होंने भी ड्रीम देखा कि यार मेरा भांजा क्यों नहीं गद्दी पर बैठना चाहिए, तो उसको उन्होंने कान भरने शुरू किया कि यार ये जो तुम्हारे पिता है ये तो साम्राज्य खो देंगे, इनको नशे से ही फुर्सत नहीं है, तो तुमको ये साम्राज्य अपने हाथों में लेना चाहिए। प्लस में मामा की बात, और एक मिर्जा अजीज कोका था, आप जानते हैं सारे लोग, तो मिर्जा अजीज कोका वो भी साम्राज्य के करीबी व्यक्ति था। मिर्जा अजीज कोका के लड़की से शादी हुई थी खुसरो की, यानी मिर्जा अजीज कोका का दामाद था। तो उन दोनों लोगों ने एक संगठन बनाया और कई सूबेदारों को उसमें मिलाया कि भाई हम सब जो है एक काम करेंगे, जहांगीर को गद्दी से हटाएंगे और खुसरो को गद्दी पर बैठाएंगे, तो एक गुट बन गया। अब उस गुट में नोट कर लेना इस चीज को, कौन कौन मैंने बताया इसके खिलाफ एक गुट बना, तो खुसरो देखना यहाँ पे, खुसरो का समर्थन किसने किया था, समर्थन, खुसरो का जो समर्थन किया वो किया इसके मामा, मामा कौन है, मानसिंह, मानसिंह ने। इसका जो ससुर है, ससुर का क्या नाम है, ससुर का नाम है अजीज कोका, मिर्जा अजीज कोका, अजीज कोका, अकबर का दूध मुहा भाई मैंने बताया था आपको, अजीज कोका। और एक था इनके साथ में अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम की जो पोस्टिंग थी वो थी आपका कहाँ पर, लाहौर में, लाहौर की सूबेदारी संभाल रहे थे, या कहीं लाहौर का दीवान था इस समय पर, लाहौर का दीवान। थर्ड वन ये हो गया। चौथा था आपका हसन बेग, हसन बेग जो कि आगरा में ही दीवान था, इसकी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, आगरा का दीवान, दीवान ऑफ आगरा। और एक आपका अर्जुन देव जी थे, अर्जुन देव जी, इनसे इन्होंने जाकर के आशीर्वाद लिया। कौन से नंबर के गुरु थे अर्जुन देव, सिखों के पांचवें गुरु थे, पांचवें, पांचवें गुरु थे, ठीक है। तो इनसे इन सब लोगों के सपोर्ट से इसने सोचा खुसरो ने कि जहांगीर को गद्दी से हटा लेंगे। बहुत पूछा जाता है खुसरो ने विरोध कब किया, किस पुत्र ने विरोध किया, या खुसरो का समर्थन करने वाले कौन कौन लोग थे, उसको स्टेटमेंट बना के भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। तो जब ये विरोध हुआ इसका शुरुआती समझे पहले तो इन लोगों ने तो क्या किया, जैसे ही विद्रोह हुआ तो जहांगीर को सूचना मिल गई। अब जहांगीर ने इनके विद्रोह को दबाने के लिए आपका क्या किया कि भाई एक सेना भेजी, सेना कहां पर भेजी, लाहौर में, क्योंकि जो खुसरो है, खुसरो के बारे में छोटी सी चीज लिख लेना, 1606 में, 1606 में, 1606 में रहता तो आगरा में ही था, लेकिन आगरा से ये भाग गया था, आगरा सॉरी, आगरा से लाहौर भाग गया। कहां पर गया होगा लाहौर में, अब्दुल रहीम के पास में, लाहौर भाग गया कि भाई यहाँ बैठ करके जो है कोई भी कॉन्स्पायरेसी होगी, कोई भी षड्यंत्र होगा उसका खुलासा हो जाएगा, तो दूर चलो थोड़ा सा। अब जहांगीर को पता चल गया तो जहांगीर खुद गया, बोला इसको पकड़ो अपने लड़के को। अब तुम समझ चुके हो जहांगीर तो खुद ही उदंडी व्यक्ति रहा था, बोला हम भी ऐसे, हमारा लड़का भी ऐसा ही अपने मनमौजी तरीके से चलना चाहता है, इसको गिरफ्तार करो। अब जब सेनाएं दिल्ली से चली तो मानसिंह ने सबसे पहले माफी मांगी, दूसरे नंबर पर माफी मांगी मिर्जा अजीज कोका ने, बोला भाई साहब हम मरवा दिया, हमने भांजे के लिए गलत सोच लिया, भांजे को भात वाती देते तो ही ठीक था, गद्दी वद्दी का तो गलत सोचा है, मामा काम भात का है और उसका अच्छा सोचना चाहिए, माँ प्लस मामा, मामा सोच रहा हम ही मरवा दिए, तो सबसे पहले माफी मांगी। इसीलिए बंगाल में जो सूबेदारी थी मानसिंह के पास में वो मानसिंह से छीन ली गई 1606 में, और वहां पर अपॉइंट किया गया था आपका किसको, कुतुबुद्दीन को, और कुतुबुद्दीन के नीचे अपॉइंट किया गया था अली कुली खां को, जो कि आपका शेर खान है, उनका सबका वर्णन आएगा, ठीक है। तो कहने की बात है इसको खुसरो को इन लोगों ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और दरअसल में गिरफ्तारी करने से पहले एक छोटा सा युद्ध भी हुआ था जिसको हम बोलते हैं भरावल का वॉर, भरावल का एक युद्ध हुआ छोटा सा। अब उस युद्ध में से भी भाग गया खुसरो, उसने कहा तुम खुश रहो हम तो भाग जाते हैं, बोला इसको पकड़ के जरूर लाओ। इसको कैद किया गया लाहौर की सीमाओं से, और इसको जब लेके आ रहे थे तो इतना गुस्सा आया जहांगीर को इसके ऊपर, बोला इसकी आंखें फोड़ दो दोनों, अपने लड़के की आंखें फोड़वा दी दोनों। बाद में सरदारों ने समझाया अरे चाचा कोई बात नहीं, गलती हो जाती बच्चों से, आंखें फोड़वा दी, बोला तो क्या कर सकते, इलाज कर लो। इसका इलाज करवाया गया फिर दोबारा से, लेकिन कहते एक आंख की थोड़ी सी रोशनी आई। इसको बाद में ले गया खुर्रम शाहजहां, जो गद्दी पर बैठेगा आगे, क्योंकि शाहजहां को गद्दी पर बैठाना चाहता था जहांगीर, और जहांगीर को प्रिय था। तो बाद में इसको खुर्रम ले गया दक्षिण अभियान पे, बोला भाई को मेरे साथ भेजो, वो मना करता नहीं था जहांगीर शाहजहां से कुछ, उसने मरवा दिया इसको, भाई नहीं। तो किसको किसने मरवाया था खुसरो को, बताएं फटाफट से, इसके भाई ने यानी खुर्रम ने, शाहजहां ने ही इसको मरवाया था। तो एक तो ये विद्रोह रहा इसके खिलाफ आपका जहांगीर के, इसको हमेशा याद रखेंगे। दूसरी चीज क्या है, हम इसके जो शासन में देखो, मैंने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि जहांगीर मतलब अगर हम कहें कि बहुत अच्छा शासन उसने नहीं चला, या हम कहें कि उसके समय पे बाकी लोग ही शासन में प्रमुख रहे, उनमें से सबसे प्रमुख है मेहरुन्निसा, जिसने नूरजहां गुट बनाया और मतलब उसने अपने तरीके से शासन चलाया, अभी बात करेंगे उसी के बारे में, लिखेंगे सबसे पहले विवरण लिखें कैसे मेहरुन्निसा आई। तो कितने वर्ष का हो चुका है जहांगीर, 42 ईयर्स का, और नूरजहां भी कोई बच्ची नहीं है, समय पर 34 ईयर्स की थी। अब नूरजहां के बारे में ये कहा जाता है कि उनका जो परिवार है वो मिड एशिया से आया था, ठीक है, एक व्यापारी परिवार था, और इनके जो पिता है नूरजहां के पिता का नाम है आपका एतमाउद्दौला। एतमाउद्दौला जो है वो अकबर के समय पे आके शासन में प्रमुख व्यक्ति हो गए थे, धीरे 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 उनके प्रमोशन हुए, तो अकबर के समय से वो आपका कार्यरत थे। अब अकबर के समय पे बहुत सारी कहानियां कि इसको जहांगीर पसंद करता था बहुत ज्यादा, अकबर ने मना कर दिया इससे कि नहीं तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे, वो सब भ्रांतियां हैं, क्योंकि तुझे जहांगीरी में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है। और आपका अकबर के समकालीन जैसे मैंने बताया अकबर नाम आया, फिर आपका निजामुद्दीन अहमद की किताब थी तबकात अकबरी, उनमें कोई वर्णन नहीं मिलता है ऐसा, तो उन आधारों को जो है झूठा बता दिया गया, भाई वो तो जो है मनगढ़ंत कहानियां हैं। कहने की बात क्या है, दरअसल में जब इसकी शादी मेहरुन्निसा से हुई तो मेहरुन्निसा क्यों ऐसे आरोप क्यों लगाए जाते हैं उसके ऊपर, तो मेहरुन्निसा जो थी, मेहरुन्निसा की जो पहले शादी हो चुकी थी, और इसकी पहले शादी हुई थी कहाँ पर आपका, वो हुई थी अली कुली खां से, या अली कुली बेग भी उसको बोलते हैं, अली कुली बेग, मेहरुन्निसा की पहली शादी, मेहरुन्निसा की पहले शादी हुई थी अली कुली बेग। मेवाड़ अभियान पर भी गया एक बार, इसमें जो है एक शेर को भी मारा, तो इसको आपका शेर खां का एक टाइटल दिया गया, तो शेर खां भी इसको बोलते हैं, इसका अन्य नाम क्या है शेर खां, समझे थोड़ा। तो ये शेर खां जो है आपका शासन का मतलब एक करीबी व्यक्ति था। मैंने बताया 1606 में क्या हुआ, खुसरो ने विद्रोह कर दिया और मानसिंह उसका सपोर्टर था, तो मानसिंह से क्या छीन लिया गया था, बंगाल की सूबेदारी से छीन ली गई। किसको दे दी बंगाल की सूबेदारी, कुतुबुद्दीन को, ठीक है, क्या बोलेंगे बंगाल की सूबेदारी, बंगाल की जो सूबेदारी थी 1606 में, 1606 में, 6 में मानसिंह से ले ली गई, मानसिंह से छीन ली गई, छीन ली गई। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, इसलिए मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ। और मानसिंह की जगह
मानसिंह की जगह कौन गया था? मानसिंह की जगह गया था यहाँ पे कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन नामक एक व्यक्ति था, जिसको जिम्मेदारी दी गई और साथ में यहाँ पर एक जागीर दी गई थी बंगाल में ही, किसको? शेर खां को। अब शेर खां को जागीर तो इसलिए दी गई थी कि वो वहाँ पे जाके जो अफगान विद्रोह होते रहते थे, छोटे छोटे जो अफगान रिवोल्ट थे, उनका दमन कर दे। लेकिन जब उसको लगा कि भैया जागीर जो है वो मुझे मनपसंद नहीं मिली, तो कहते हैं मनपसंद जागीर ना मिलने की वजह से उसने कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, मुझे अफगान का सप्रेशन भी करना है या इनका दमन में मैं किसी भी प्रकार की रुचि रखूं। तो लगा ठीक है, तुमने कुछ मुझे दे दिया और मुझसे बड़े काम करवाना चाह रहे हो, तो उसका इंटरेस्ट नहीं था कोई। अब जब उसको इंटरेस्ट नहीं था तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ने इसे बुलाया अपने दरबार में, बोला चाचा तुम्हें यहाँ भेजा क्यों गया था? कोई तुम्हारा मतलब क्या कर्तव्य क्या है तुम्हारे? उसने बताया तू नेता है ज्यादा बड़ा, तेरे लिए काम कर रहे हैं हम काम कर रहे हैं दिल्ली के तख्त के लिए, तेरे लिए नहीं। आज तुझे बंगाल की सूबेदार इन्होंने बना दिया, हम बनने चाहिए तो सूबेदार बंगाल के हम डिजर्व करते, तू कौन है? हमने सिर मारा। कहते हैं कि दोनों की तू मैं होगी। और यहीं पर शेर खान ने अपनी कटार निकाली और कुतुबुद्दीन के बगल में मिला के एकदम से ये ले। अब जो कुतुबुद्दीन के बाकी सैनिक थे तो वो एकदम से टूट पड़े, बंगाल का सूबेदार था। कहते हैं उन्होंने शेर खान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसको कहा जाता है कि शेर खान को जहांगीर ने मरवाया, उसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। तो इस तरह से शेर खान की मौत हुई। और जो कहानी जिन्हें बनानी होती है ऐसे बनाते हैं ना, यार उसको तो प्रेम हो गया था मेहरुन्निसा से, तो मेहरुन्निसा को कैसे पाए? तो मेहरुन्निसा का जो घरवाला था उसको मरवा दिया उसने। छोटी सिंपल कहानी है, नकली प्रेम कहानी करने के लिए इतनी तो सब चाहिए सिर्फ, आप कहेंगे हाँ जी। तो इस तरह से शेर खान जब मारा गया तो शेर खान के बाद में उसके परिवार को दिल्ली लाया गया, दिल्ली नहीं सॉरी आगरा लाया गया। और आगरा में जो हरम होती थी उस हरम में थी सलीमा बेगम, अकबर की वाइफ। तो सलीमा बेगम की सेवा में छोड़ा गया आपका, किसको? उसकी सेवा में छोड़ा गया मेहरुन्निसा को, तुम जो है इनकी खिदमत करो, इनकी सेवा करो तुम। तो वो सेवा करने लगी सलीमा बेगम की, और वहीं पर जाकर के उसको सलीमा बेगम उससे प्रभावित हुई। सलीमा बेगम तो मैंने कहा कि बहुत उनका तो प्रभाव था दरबार में, तो उनकी वजह से धीरे धीरे प्रभाव बढ़ा मेहरुन्निसा का। मेहरुन्निसा महत्वाकांक्षी है, तो मेहरुन्निसा ने अपने परिवार को एंटर कराया। अपने परिवार को एंटर कराने का मतलब है नेपोटिज्म, भाई भतीजाबाद, मेरा भाई भी रहेंगे, मेरे चाचा भी रहेंगे, मेरे ताऊ भी रहेंगे, पापा भी रहेंगे, मम्मी भी रहेंगे, सबको दरबार में बुला लिया उसने। अब जब सब लोग दरबार में आ गए तो इसी को बोलते हैं नूरजहां गुट। अभी फिर इसकी मेहरुन्निसा से शादी कैसे हुई? तो नवरोज का त्योहार था, प्रेम कहानी थोड़ा महसूस कर सकते हैं अभी। नवरोज के त्योहार में पहली बार जहांगीर ने इसे देखा, नूर महली वस्त्र पहने हुए। इसकी अपनी डिजाइनर मतलब ऐसा समझो तुम, ये डिजाइनर थी, इसने ड्रेस पहन रखी थी नूर महली, खुद ही नाम रखा था अपनी ड्रेस का कि भाई ऐसे बता। तो मैंने कहा ना अच्छे पद पर थे अकबर के टाइम से, चिकनकारी की ड्रेस पहनी हुई थी इसने। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, यूपी पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था कि नूरजहां किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे। चिकनकारी वस्त्र इसने पहने हुए थे। अब उसका दिल आ गया, पहली नजर का प्यार, हमने तुमको देखा और तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। तो जहांगीर ने तो भैया ऐसा बोल दिया शादी तो इसी से करनी है, और फिर इससे शादी कर ली। मतलब पहले सलीमा बेगम की सेवा में आई, वहां नवरोज में देखा किसने? जहांगीर ने, और जहांगीर ने फिर शादी कर ली इससे, क्योंकि जहांगीर शासक है तो इसने भी ठीक बोला, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 34 ईयर्स की एज में इसकी शादी हुई थी मेहरुन्निसा की। इसके पिता, इसके नूरजहां की स्थिति इन दिनों पर ये थी कि नूरजहां के नाम के सिक्के ढाले जाते थे। डायलॉग है ना, अगर होती मेरे पास एक दिन की भी बादशाहत तो तुम्हारे नाम के सिक्के मेरी सल्तनत में चलते। वो जहांगीर ने करके दिखाया। उसने कहा भैया इनके नाम के भी सिक्के जाएंगे। जितने भी आदेश पत्र होते थे उन सभी आदेश पत्रों पर नाम होता था आपका, मतलब जो ऑर्डर जारी होंगे तो वो सारे के सारे ऑर्डर जारी होते थे नूरजहां के नाम से, लिखा होता था नूरजहां बेगम बादशाह। तो इतना उसका प्रभाव हो गया, कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं था जो बगैर नूरजहां के हो पाए। तो नूरजहां की महत्वाकांक्षा यहाँ पर बढ़ी। तो नूरजहां की जब महत्वाकांक्षा यहाँ पर बढ़ी तो उसने ड्रीम देखा, और वो ड्रीम था उसका, क्योंकि जो शेर खां है, अली कुली खां, शेर खां और मेहरुन्निसा की एक बेटी थी, तो लिख लेना यहीं के किनारे पे आप अपनी कॉपी में लिखें। शेर खां और नूरजहां की बेटी का नाम था लाड मलिका। तो ये चाहती थी कि भाई लाड मलिका की शादी हो खुसरो से, ठीक है, खुसरो से। लेकिन खुसरो की स्थिति उसके समय पे बोला गया कि खुसरो की स्थिति नहीं है, उसको तो बाद में मरवा दिया, अंधे आदमी तुम इसको क्यों बिठाओ। उन्होंने कहा देखो जहांगीर पक्ष में है शाहजहां को गद्दी पर बिठाने का, तुम लाड मलिका की शादी करो शाहजहां से, खुर्रम से। खुर्रम माना नहीं इस बात के लिए। तो तब उसकी मजबूरी हो गई कि क्योंकि वो चाहती थी राज परिवार की किसी स्त्री से पैदा पुत्र से उसकी शादी हो, लेकिन बाद में मजबूरी बन गई, जब कोई और तैयार नहीं हुआ तो शहरयार से शादी कर दी। शहरयार, लेकिन शहरयार की जो माँ थी वो राज परिवार से नहीं थी, उसको कहा जाता है वो जहांगीर की एक आपका रखेल, ये कहा गया जहांगीर की रखेल से उत्पन्न पुत्र से मेहरुन्निसा ने अपनी बेटी लाड मलिका की शादी करा दी। अब उसका सिर्फ और सिर्फ एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि कैसे भी करके अपने दामाद शहरयार को गद्दी पे बिठाना है, शहरयार गद्दी पे बैठना चाहिए। लेकिन जहांगीर किसको गद्दी पे बिठाना चाहता है? खुर्रम को। तो कॉन्ट्रडिक्शंस होंगे, नहीं होंगे? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल होंगे। तो सबसे पहले तो इसने सोचा कि भाई इस खुर्रम को ही अपने ग्रुप में ले लो। तो जो खुर्रम को इसने अपने ग्रुप में लिया इसको बोलते हैं चौथा खुर्रम। खुर्रम इसका बेटा तो है नहीं, लेकिन सौतेली माँ तो उसकी है। इस गुट को कहा जाता है नूरजहां गुट। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नूरजहां गुट में कौन कौन था? नूरजहां गुट, नूरजहां गुट, ये नूरजहां गुट है आपका, जिसमें क्या हुआ आपका कि भाई इन सब ने एक कंट्रोल कर लिया। लेकिन इसकी माँ और इसके पिता इसको समझाते थे कि तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, तुम जो इस तरह की चालाकियां कर रही हो एक दिन तुम मारी जाओगे। इसने कहा ठीक है कोई नहीं देख लेंगे। तो कहते हैं वो इसको थोड़ा कंट्रोल करके रखते थे। लेकिन 1621 और 1622 में इसके माता और पिता दोनों की मौत हो गई, यानी इसको समझाने वाले दोनों लोग एक्सपायर हो गए। और 1620 वो समय है जब जहांगीर की तबीयत खराब रहने लगी। जहांगीर आराम से लेट रहता है, कहता यार हमने तो बादशाहत नूरजहां को दे दी है, मतलब इतने कंफर्ट में, इतने आराम में। और नूरजहां शासन करी थी, जो झरों का दर्शन होता था इसमें राजा जाता था दर्शन देने जनता को, उसमें नूरजहां कहते हैं आपका जहांगीर से भी आगे होती। तो इस समय पे एक तो 1620 में उसकी तबीयत खराब हुई, और वो अपना मतलब ऐसा होता है यार बड़ा आराम नहीं लग रहा तबीयत को, थोड़ा हमें थोड़े दिन कश्मीर ही लेटा लाओ, कश्मीर की आबो हवा में शायद हम ठीक हो जाए। उसको ठीक ही नहीं होता था, कहीं कहीं भी ले जाओ वो बीमार का बीमार ही रहा। और अंत में मतलब यार खराब हो चुका था ना, लीवर वीवर सब डैमेज हो चुके हैं, इतनी शराब पिएगा आदमी तो ठीक कहाँ से हो। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? दो चीजें। एक तो मैंने बताया 1621 में उसकी जो माँ थी असमत बेगम, असमत बेगम की डेथ हो गई, तो जो थोड़ी बहुत उसको जो कंट्रोलिंग पावर्स थी वो भी खत्म हो गई। 1622 सॉरी, यहाँ पे एतमाउद्दौला, एतमाउद्दौला की डेथ हो गई, एतमाउद्दौला की डेथ। अब जब इन दोनों की डेथ होगी तो उसको समझाने वाला कोई नहीं रहा, ठीक है। अब जब इसको समझाने वाला कोई नहीं रहा तो यहाँ पे इसने एक चालिया की और कही, जो खुर्रम है, खुर्रम की शादी, खुर्रम यानी शाहजहां की शादी हुई थी, कल भी हम इसको बताएंगे आपको, अर्जुमंद बानो बेगम से। और अर्जुमंद बानो बेगम कौन है? ये शादी भी कराई है खुद नूरजहां ने, अर्जुमंद बानो बेगम, लंबी प्लानिंग से चल रही है वो, अर्जुमंद बानो बेगम से, ठीक है। अब अर्जुमंद बानो बेगम कौन है? इसके भाई आसफ खां की लड़की है, यानी कौन हुई? नूरजहां की भतीजी हुई। भाई की लड़की कौन हुई? भतीजी हुई ना, इसकी बेटी है, याद रखना, कहीं लिख लेना इसमें किनारे पे आगे, आसफ खां की बेटी है। आसफ खां को इसने टाइटल दिलाया था खान ए सामा, जहांगीर के टाइम पर ही, जहांगीर के टाइम पे खान ए सामा का टाइटल किसको मिला था? खान ए सामा।
ठीक है। असमत बेगम जानी जाती है उस समय पे दुनिया में, देखो भारत में इत्र तो निकलता था लेकिन गुलाब से इत्र नहीं निकलता था। तो रेसिपी फॉर परफ्यूम फ्रॉम रोज, गुलाब से इत्र निकालने की विधि का आविष्कार किसने किया? गुलाब से इत्र, ये इसकी माँ का इजाद है। गुलाब से इत्र, परफ्यूम फ्रॉम रोज, परफ्यूम फ्रॉम रोज। एतमाउद्दौला, एतमाउद्दौला का साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके नाम से बनवाया मकबरा। एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ पर है, कौन बताएगा? ये मैं आपको फ्राइडे की क्लास में बताऊंगा, सब पिक्चर जैसे साथ में भी क्या क्या इसमें है। एतमाउद्दौला का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? ये आगरा में, आगरा में। इसी को बोलते हैं बेबी ताज, बेबी ताज। और ये भारत की पहली ऐसी इमारत भी है जिसमें सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ। यानी ताजमहल तो शाहजहां ने बनवाया बाद में, तो ताजमहल से भी पहले जो व्हाइट मार्बल है, सफेद संगमरमर का इस्तेमाल इसमें हो चुका था। ताजमहल में जो शैली इस्तेमाल हुई है पित्रादुरा, पूछा था ताजमहल में कौन सी शैली, मतलब उसकी दीवारों को जो सजाया गया, जो वहाँ पर उसको कार्नेट किया गया, अलंकरण हुआ उसका, वो हुआ है पित्रादुरा शैली से। वो पित्रादुरा शैली सबसे पहले किसमें, इसी में इस्तेमाल हुई थी। तो ये हम फ्राइडे वाली क्लास में बहुत अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। बात क्लियर है, आगे बढ़े। क्योंकि वो क्या सोच रही थी कि शाहजहां की शादी करवा दूं अपनी भतीजी से, तो किसका दामाद हो गया? खुर्रम। तो खुर्रम अभी दामाद हो चुका है आसफ खान का। और उधर नूरजहां सपने किसके लिए देख रही है? लॉर्ड मलिका के पति शहरयार के लिए, यानी वो अपने दामाद के लिए सपना देख रही है। तो भाई साहब क्या आसफ खान अपने दामाद के लिए सपना नहीं देखेगा? उसका भी तो दामाद है। और वहां पर पॉजिटिव पॉइंट ये है कि बहुत सारे सरदार इस बात को जानते हैं कि जहांगीर शासक बनाना चाहता है खुर्रम अर्थात शाहजहां को, तो पलटा किसका मजबूत हो जाएगा? और यही भूल भारी पड़ गई नूरजहां को, जो शादी करवाई है उसने। वो सोच रही थी मेरा कंट्रोल में रहेगा भाई आसफ खान, लेकिन आसफ खान का लालच जाग गया। बात कब किसका जाग जाए? दुनिया में सारे लोग ऐसे थोड़ी हैं कि भाई जो अभी शब्द कहे हैं उनको उनको आजीवन निभाएंगे। उसको लगा कि बेटर चॉइस ये है, उसने पाला बदल लिया। तो बहुत सारे विद्रोह हुए, जिसमें इस समय पे आपका जहांगीर का सबसे करीबी व्यक्ति था महाबत खान। 1626 याद रखना, 1626 में महाबत खान ने देखा कि ये दरबार में चल क्या रहा है, सब कुछ तो नूरजहां कंट्रोल कर रही है। महाबत खान ने विद्रोह किया, विद्रोह किया। उसने बोला चाचा जहांगीर तुम भी किसी काम के नहीं निकले। महाबत खान ने विद्रोह किया, महाबत, महाबत खान 1626 में। अब वो क्या करता है, ऐसे तो बात बनेगी नहीं, तो उसने जहांगीर को कैद कर लिया। वो एक मजबूत कमांडर था उस समय का, एक अच्छा सेनापति था, और काफी दिन तक इसने जहांगीर को अपनी कैद में रखा। ये समझ गया कि भाई ये तो नूरजहां तो सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेगी। और बाद में नूरजहां ने जब इसके खिलाफ कार्रवाई की, तो यही वो मौका है जब उसने बताया खुर्रम को, यानी शाहजहां को बताया कि भाई ये तो शहरयार को शासक बनाना चाहती है, तुम्हारे भाई को तुम्हारी गद्दी पे तुम्हें देखना नहीं चाहती। तो ये गुट फिर बना कैसे, आपका खुर्रम किसके पक्ष में हो गया? वो भी हो गया महाबत खान के पक्ष में। और प्लस में इसका जो ससुर था आशफ खान, यानी नूरजहां का भाई, वो भी पहुंच गया महाबत खान के साथ में। तो उनका जो गुट है वो एक मजबूत गुट हो गया, क्योंकि बेहतर कमांडर थे उस समय के दोनों। और नूरजहां इसमें कहते हैं अकेली पड़ती, शहरयार बहुत बड़ी शक्ति नहीं था, और फिर उन्होंने कैद कर लिया नूरजहां को उल्टा। नूरजहां कैद में रही थी बाद में बहुत समय तक, 1645 में उसकी डेथ हुई, 45 में। तो 1626 में महाबत खान ने विद्रोह किया था, याद रख लेना। महाबत खान, सॉरी महाबत खान लिख लेना कहीं किनारे पे। बाद में शाहजहां से मिल गया था, यानी खुर्रम लिखें या शाहजहां लिखें, शाहजहां से मिल गया था। इनकी ट्रीटी किससे होगी? मिल गया था। याद रखेंगे छोटी सी बात को, इतनी सी बात में तो कोई गलती नहीं। तो उसका पुत्र खुर्रम, परवेज को भी भेजा था उसने उधर, भी जाकर के तुम मेवाड़ पे कंट्रोल करो। और मतलब बहुत बार युद्ध हुए, कभी तो ऐसा हो कि परवेज कामयाब हो जाए, कभी ऐसा हो कि अमर सिंह अपने क्षेत्र को वापस पाले। तो जब से गद्दी पे बैठा तब से ये प्रयास चलते रहे निरंतर। और इन प्रयासों के अंतर्गत कहते हैं कि बहुत सारे सरदारों के कहने से 1615 में एक संधि हुई। तो कभी भी पूछे मुगलों और मेवाड़ के बीच में संधि कब हुई थी, तो 1615 में। क्या बोलेंगे? मुगल और मेवाड़ संधि, मुगल और मेवाड़ संधि। ये मैं आपको इस समय पे बता रहा हूँ कि विद्रोह हो गया तो और क्या स्थितियां चल रही थी, अहमदनगर के बारे में जिक्र करेंगे। मेवाड़ संधि ये 1615 में हुई, लेकिन ये गौरवपूर्ण संधि है, बहुत गौरवपूर्ण संधि, क्योंकि यहाँ पे अमर सिंह जी ने ये कहा कि एक तो हम मुगलों से विवाह संबंध स्थापित नहीं करेंगे, पहली चीज और करना थोड़ा क्या करेंगे, मुगलों से विवाह संबंध स्थापित नहीं करेंगे। दूसरा, यहाँ पे इन्होंने जहांगीर ने सोचा था कि ये आकर के आपका आगरा दरबार में आएंगे, आपका अमर सिंह, उनका नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मेरा पुत्र आ जाएगा कर्ण, लेकिन मेरे पुत्र कर्ण को सम्मान दिया जाएगा। तो जहांगीर ने अपने दाईं तरफ बिठाया, दाहिनी तरफ का सिंहासन दिया, यानी जब कभी भी सभा होगी और कर्ण सिंह अमर सिंह के पुत्र आएंगे तो दाहिनी तरफ बैठेंगे। थर्ड वन, जो चित्तौड़, जिसके लिए इतने समय से संघर्ष चल रहा था, वो चित्तौड़ वापस सौंप दिया गया अमर सिंह जी कि भाई साहब आपकी ये जो आपका क्षेत्र है आपको दिया जाता है। तो मुगलों ने किसी और को इतना सम्मान नहीं दिया, ये पूरे अगर हम कहें तो उससे ज्यादा सम्मान किसी को नहीं दिया गया, इतनी सम्मानजनक संधि रही। ये वापस क्षेत्र दिया गया सारा सम्मानपूर्ण, और चित्तौड़गढ़ का किला दिया गया। हाँ, एक छोटी चीज और कही गई कि चित्तौड़गढ़ के किले को सुदृढ़ नहीं करोगे आप, यानी ऐसा नहीं होगा कल को मजबूत करके वापस फिर हम पे युद्ध कर दो, हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और उस दोस्ती के हाथ में हम तुमको ज्यादा सम्मान दे रहे हैं। अब जब ज्यादा सम्मान मिल रहा है और कोई नुकसान भी नहीं है तो ठीक है। तो इस तरह से वो संधि आपका हस्ताक्षरित हुई थी 1615 में, 1600 में हुई थी। कॉमन सी बात आपको पता होना चाहिए 1600 में कौन है बादशाह, 1600 में कौन था? तो अकबर था। तो कभी पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय, हालांकि मैं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी जब पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें बहुत विस्तार से बताऊंगा, क्यों आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या उसका विजन इंडिया ही था या कुछ और था, कैसे फिर उन्होंने भारत में शासन किया था। तो उसमें सबसे प्रमुख रहे, पहले तो उनके अभियान सारे सफल रहे, सबसे प्रमुख रहा जो उन्होंने 3 जहाज भेजे, 3 जहाज इस समय पर। वो 3 जहाज थे अंग्रेजों के, एक तो रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन, एक जहाज था उनका कॉन्सेंट, और एक जहाज था उनका तीसरा, आपका तीसरे जहाज का नाम था हेक्टर। इसी हेक्टर जहाज पर सवार था आपका कौन? हॉकिंस, इसका कैप्टन है वो हेक्टर का। तो इसके समय पे जो पहला आया, आगे लिख सकते हैं ना, नंबर 1 पे आता है, उसका नाम है हॉकिंस। और किसकी तरफ से आया? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई 1600 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों की मोनोपोली दे दी, एक अधिकार दे दिया कि ब्रिटेन की तरफ से अकेली कंपनी व्यापार करेगी भारत के साथ में, और कोई नहीं करेगी। तो उनको 1600 से लेकर 1615 तक के अधिकार मिले थे शुरू में। अब वो क्या है आपका, चल दिया यहाँ से। हॉकिंस आया 3 जहाजों में, जो हेक्टर जहाज है उसके साथ में एक व्यक्ति और था, लीडर, उसका नाम है किलिंग। इसके साथ में कौन था? हॉकिंस। पहले समझिए इसको, हॉकिंस कब आया? तो हॉकिंस जो सबसे पहले पहुंचा सूरत, और सूरत पहुंचता है वो 24 अगस्त को, 24 अगस्त 1608 को सूरत पहुंचा। सूरत कहां पर? गुजरात, गुजरात पहुंचा। ही अराइव्ड इन सूरत ऑन 24 अगस्त 1608। और इसके बाद में आपका अगले वर्ष यानी कि 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल 1609 को, 09 को आगरा, आगरा पहुंचा, क्योंकि दरबार कहां लगता था? आगरा। दोनों शब्दों के आंसर अलग अलग हो जाएंगे। पूछे सूरत कब या भारत कब आया तो आप कहेंगे 1608, लेकिन पूछे मुगल दरबार में कब आया, मुगल दरबार में कब आया वो, तो आप कहेंगे 1609। हम सब करेंगे भी, गलती नहीं करेंगे इस बात में, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं।
जब 1608 में आया तो इस समय पे पुर्तगाली जो है वो बड़े प्रभावशाली थे। मैंने कहा था पुर्तगालियों के अच्छे संबंध थे जहांगीर से। उन्होंने पुर्तगालियों ने क्या किया था, जहांगीर से अपने बहुत सारे चर्च बनाने की परमिशन ले ली थी। वो आपका परमिशन लेके चर्च सब बनाते थे, मकारी भी कर दी थी उन्होंने। अब पुर्तगालियों को ये लगता था कि भाई हमारे पास तो जहाजी बेड़ा है, लेकिन आपका मैंने कहा था अकबर भी पश्चिम के देशों से व्यापार करना चाहता था, इसलिए तो गुजरात पे कंट्रोल करके रखना चाहता था। तो उसने भी अपने बहुत सारे शाही जहाज बनाए, अकबर के समय से बनने लगे, जहांगीर के समय पे आपका व्यापारिक जहाज थे। अब ये पुर्तगाली जो है बड़ा प्रभावशाली खुद को समझते थे। पहले मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपको, फिर वापस लेके आएंगे। 1610 में तो ऐसा हुआ था कि पुर्तगालियों ने जहांगीर के ही जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन जहांगीर शासक था, उसने कहा बेटा वहां तो नहीं लड़ सकते हम। तो उसने क्या किया, लाहौर में जितने भी लाहौर उसका कब्जे वाला क्षेत्र, लाहौर में जितने भी गिरजाघर थे सब बंद करवा दिए। आगरा में जो गिरजाघर यानी जो चर्च खुले थे वो सब बंद करवा दिए उसने। जितने पुर्तगाली थे उसके क्षेत्र में सबको गिरफ्तार कर लिया, बोला कौड़े मारो इनको। पुर्तगालियों को पता चल रहा है तो बड़ी गड़बड़ की बात होगी। पुर्तगालियों ने माफी मांगी थी जहांगीर से आकर के, और फिर जहांगीर से सबसे प्रमुख व्यक्ति अकबर के समय पे एक है रॉल्फ फिच, 1583 में इंडिया आया था ईसाई धर्म का प्रचार करने। एक आया था 1579 में अकबर के टाइम पे स्टीफन थॉमस। अकबर के समय पे आने वाले अंग्रेज हैं दोनों। पहले आया स्टीफन थॉमस 1579, कॉपी पे लिखिए, अकबर के समय, अकबर के टाइम पे आया था। जाते हैं, एक है किलिंग, किलिंग नामक एक कमांडर था इसके साथ में, और एक था विलियम फिंच, विलियम फिंच। और यही वो व्यक्ति है विलियम फिंच जिसने अनारकली के बारे में लिखा। अनारकली के बारे में ना तो जहांगीर ने कहीं लिखा है जो कि जहांगीरी में, ना अकबर के जितने भी रेफरेंस हैं उसमें कहीं अनारकली का वर्णन मिलता है। ये वो व्यक्ति है विलियम फिंच, रॉल्फ फिंच नहीं, वो अकबर के टाइम पे। विलियम फिंच कब आया भारत, 1608, 1608 से 11 रहा, इसने वर्णन दिया अनारकली का। अनारकली कौन है जी, अनारकली का नाम है नादिरा बेगम। अनारकली सबने नाम सुना होगा। अब अनारकली जिसका नाम है नादिरा बेगम, इसके बारे में कहा जाता है इस पर बाप बेटे दोनों का दिल आ गया। अकबर को बहुत प्रिय थी, अकबर की वाइफ थी, मतलब पहले तो नाचने गाने वाली थी, बाद में अकबर ने शादी कर ली इससे, और फिर इसी पे जहांगीर का भी दिल आ गया, दोनों का दिल इस पे आ गया। तो इसीलिए कुछ लोग तो ये मानते हैं कि अकबर और जहांगीर के बीच के संबंध अच्छे ना होने का, कि वो बार बार इधर उधर चला जाता था, अकबर से बहुत अच्छे उसके संबंध नहीं, कहते अनारकली उसका कारण है। और फिर इसको अकबर ने जिंदा चलवा दिया लाहौर में। लाहौर में फिर बाद में कहते हैं कि जहांगीर ने एक मकबरा भी बनवाया, लेकिन उसकी भी पुष्टि बहुत अच्छी तरह से नहीं होती। कुछ लोग मानते हैं अनारकली भ्रांति कहानी है, या कुछ लोग कहते हैं नहीं, इनके समय के इतिहासकारों ने इसको झुटलाया कि भाई बाप और बेटे को एक ही से प्रेम हो गया और दोनों के नाजायज संबंध थे उससे, तो अपनी जो गलत चीजें उन पर पर्दा डालने के लिए इसको लिखा ही नहीं गया कहीं। और भी कई लोगों ने विलियम फिंच का समर्थन किया है कि हाँ विलियम फिंच की जो बात है वो एकदम से सही है। तो ये लोग हॉकिंस के साथ में आए थे। अब इनका टारगेट था कि सूरत पहुंचे, तो सूरत में कंट्रोल किसका इस टाइम पे, पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों ने एकदम से घेर लिया, बोला कहां जा रहे हो। अब हॉकिंस अपने साथ लेके आया था बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारे गिफ्ट लेके आया अपने साथ। उसने बहुत सारे पुर्तगालियों को दे दिए, बोले भाई साहब बहुत जरूरी बात करनी है अकबर से। अकबर तू पागल वागल है क्या, अकबर को मरे हुए 3 साल हो गए। तो यानी कि जब इनका जहाजी बेड़ा चला था तो अकबर से मुलाकात को चला था, उन्हें खबर भी नहीं थी, वहां ब्रिटेन में था कि अकबर उधर शासक है, मतलब ब्रिटेन को इस बारे में पता नहीं था कि अकबर मर चुका है। मैंने कहा ठीक है तो कौन है अभी, जहांगीर उसी से मिल लेंगे, राजा तो वही है। उन्होंने कहा राजा भैया। तो बहुत सारे गिफ्ट देकर इस तरह पुर्तगालियों ने उसको छोड़ा, और जो बच्चे कुछ गिफ्ट थे उनको लेकर के आया वो, क्योंकि मुगलों को चित्रकारी का शौक था, अकबर के टाइम पे भी चित्रकारी का शौक था, तो बहुत सारे गिफ्ट लेके आया। उसको पता था मुगल ये शराब बहुत पीते हैं, तो गिफ्ट में शराब भी लेके आया, महंगी शराब, आपका बहुत सारी पेंटिंग्स लेके आया। अब पेंटिंग देखते तो तुम्हें पता है जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल है, जहांगीर तो एकदम से चमक गया, बोला वाह पेंटिंग्स, ब्रिटेन की पेंटिंग्स, और अच्छे पेंटर्स की पेंटिंग्स थी, बढ़िया चित्रकारों की। शराब, जहांगीर ने कहा दोस्त तो मिले हैं, अब से पहले जो मिल रहे थे वो तो ऐसे ही थे पुर्तगाली पुर्तगाली। तो उसने कहा भाई साहब इनको तो दरबार में बिठाओ अंदर, इनको बनाओ एम्बेसडर अपना दूत, याद से हमारा दोस्त है। अब हॉकिंस बहुत चालू था, हॉकिंस फारसी भाषा सीख के गया था, पर्शियन। उसको पता था मुगलों की जो साथी आपका राजकीय भाषा थी वो थी फारसी, उसको पता था मुगल फारसी को जो है वो प्रमोट करते हैं, तो फारसी सीख के आया। और एक अफगान व्यापारी का बेस धर के आया, अफगान व्यापारी ऐसे कपड़े पहन के आया, और उससे आगे फारसी में बात करने लग गया जहांगीर से। जहांगीर ने थोड़ी देर देखा उसे, अरे ये क्या बला है, अंग्रेज आदमी फारसी बोल रहा है। उससे बड़ा खुश हुआ वो, भाई शराब भी लेके आया है जो जहांगीर के लिए प्रिय चीज है, गिफ्ट लेके आया है, अफगानी आदमी है, अंग्रेज आदमी होते हुए हम जिस लैंग्वेज को सपोर्ट करना चाह रहे सपोर्ट करते हैं उसी में बात कर रहा है, और क्या चाहिए। बोला इसको राजदूत बनाओ, इसको 400 का मनसब बनाओ, ये आज से इंग्लिश खान होगा। इंग्लिश खान, अंग्रेज है लेकिन फारसी बोलता है इसलिए खान। इसको क्या बोलेंगे जब यहाँ पहुंचा तो याद रख लेना, इसको इंग्लिश खान का टाइटल दिया था, इंग्लिश खान। बोला ये तो हमारा करीबी आदमी यार, इंग्लिश खान की उपाधि। और क्या बनाया उसको, 1608 में आया, और लगभग 2 साल मुगल दरबार में, 1609, 1610, 1611, 2 साल ये अपना बैठता था वहाँ कि एक दिन समय आएगा जब मैं अपनी परमिशन ले लूँ इससे व्यापार के लिए। अब ये से कुछ और ही बात करता था, जैसे इसको लगा यार ये वाला ब्रांड अच्छा था, इसको दोबारा मंगवाओ। बोले जी भाई सब मंगवाएंगे। हॉकिंस तो जाते टाइम रास्ते में मर गया था, वापस नहीं पहुंच पाया था वो ब्रिटेन। तो ये मिडल्टन आया था, क्योंकि रिपोर्ट से जा चुकी थी कि जब तक पुर्तगालियों का प्रभाव कम नहीं होगा तब तक अंग्रेजों को एंट्री नहीं मिलेगी। तो पुर्तगालियों का प्रभाव इसी ने खत्म किया मिडल्टन ने, जब इसने अस्थायी फैक्ट्री खोली मसूलीपट्टनम में इनके समय पर, और फिर 1612 में स्वाली का वॉर लड़ा इसने, और उस स्वाली के वॉर में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। तो अब जाके जहांगीर के दिमाग में गया मैं तो बेकार में ही पुर्तगालियों को बड़ी शक्ति समझ रहा था, बड़ी शक्ति तो ये है। तो इस समय पे फिर आए 1612 में, जब स्वाली वॉर के टाइम पर 1612 में कौन कौन अंग्रेज आए थे, इन 1612 1612 में पॉल कैनिंग और एडवर्ड, पॉल कैनिंग आया फाइनली, जो व्यक्ति कामयाब हुआ वहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। 1615 में थॉमस रो आया, थॉमस रो आया वो है, वो बनवाया था मुमताज महल ने। कहाँ पर है, शाहदरा में, शाहदरा, लाहौर में, लाहौर लिख लीजिए तो भी बात है, लाहौर, लाहौर में, ठीक है। कौन था रेबल बताओ जी, किसने विद्रोह किया था, तो खुसरो ने विद्रोह किया था 1606 में, 1626 महाबत खान ने विद्रोह किया, और महाबत खान मैंने कहा था किससे मिल गया था फिर, खुर्रम से, ये दोनों एक साथ हो गए तो खुर्रम का विद्रोह हो गया। 2, 3 और 4 आसफ खान ने विद्रोह नहीं किया।